हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, हमने पिछली क्लास में दैट इज़ लेक्चर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट की थी विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की इंट्रोडक्शन हमने देख ली थी। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बस उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं दैट इज अगेन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ओनली। स्टार्ट हमने पिछली क्लास में कर लिया था तो उसको पार्ट 1 बोल दिया था, तो आज की क्लास में पार्ट 2 बोल दिया। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखे थे। AB2, AB3, AB2L मतलब ये sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हुए हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 इज दिस इज। सबसे पहले तो जैसे हम पहले लिख रहे हैं टाइप लिख रहे हैं, टाइप में मैंने लिखा AB4, टाइप में लिखा AB4। अब AB4 का एग्जाम्पल फटाफट लिख लेते हैं। CH4, A का मतलब सेंट्रल एटम है और B का मतलब क्या है, जो साइड में एटम्स लगे हुए हैं। तो जैसे CH4 है या फिर अमोनियम है NH4 प्लस। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स AB4 के ही हैं। तो इसमें से किसी एक एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं। मीथेन, CH4 तो पहले भी कर लिया, तो ऐसा करते हैं अमोनियम से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा एंड इट विल बी कनेक्टेड विद 4 हाइड्रोजन लाइक दिस। समझ आ रही है बात? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड्स होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। लुईस स्ट्रक्चर तो ये भी बताता है कि नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज आएगा +1 का। ऑलराइट, एनीवेज हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। 1s2 2s2 2p3, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं यूज हो रहा, नाइट्रोजन +1 पे चार्ज है, तो नाइट्रोजन प्लस यूज हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब अगर मैं वैलेंस शेल पे फोकस रखता हूं अपना, तो 2s का एक डब्बा बना दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 2p के 3 डब्बे बना दिए और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लुईस स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि हाउ मेनी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स वी नीड। वी हैव 4 बॉन्ड्स, दैट मीन्स वी नीड, व्हाट डू वी नीड? नीड 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं तो हमें 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास है कितने? 2। तो 4 कैसे क्रिएट करेंगे? एक को एक्साइट कर देंगे यहां पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक्साइट करते हैं, है ना। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड बनाने से पहले हम कौन सी थ्योरी यहाँ पे यूज करने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कि बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से नहीं बनवाने हमने, बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनवाने हैं। तो इन चारों ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज किया। 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करोगे तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। कोई नाम पूछे तो नाम फट से बताना है कि एक s और 3 p है, तो नाम क्या बन गया चारों का? sp3। एक s और 3 p है तो नाम चारों का क्या हो गया? sp3। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया, जैसे ऊपर एक एक था, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। 4 ऑर्बिटल को कैसे प्लेस करोगे अराउंड द सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम के अराउंड 4 ऑर्बिटल्स को कैसे प्लेस करोगे सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमाइज्ड? VSEPR थ्योरी क्या कहती है? 4 ऑर्बिटल्स को कैसे प्लेस करना है? द आंसर इज टेट्राहेड्रल। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ठीक है, द आंसर इज टेट्राहेड्रल। और चारों ऑर्बिटल में एक एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब दूसरी तरफ नाइट्रोजन को बॉन्ड किससे बनाना है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? सीधा सीधा 1s1। एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो यहां पे हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल के साथ सबका बॉन्ड है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है,
हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। होपफुली सबको समझ आ रहा हो क्या चल रहा है ये, ठीक है। सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है बिकॉज सारे बॉन्ड्स एक ही टाइप के हैं। तो व्हाट इज द आंसर टू माय फेवरेट क्वेश्चन, आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, द आंसर इज सिंपल, इट इज सिग्मा। टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा। सेंटर वाला इज sp3, सेंटर वाले के ऑर्बिटल्स कैसे हैं, sp3 के साइड वालों के s, तो सिग्मा sp3s, दैट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अमोनियम आयन। अगर कोई एंगल पूछे, एंगल क्या है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो एंगल इज एग्जैक्टली 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, ठीक है। सो दैट इज द एंगल ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो ये रेगुलर ही है, सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पूछे बच्चों व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, और चारों बॉन्ड्स अगर आप देखोगे सारे एक जैसे हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो डाइपोल मोमेंट म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, द आंसर इज 0। समझ आ रहा होगा सबको, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो सारे के सारे बॉन्ड के जो डाइपोल है इस तरीके से अलाइंड होंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, चारों बॉन्ड्स इस तरीके से अलाइंड होंगे, डाइपोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है बात। सेंटर में मेरे नाइट्रोजन एटम है, मेरे हाथ के अंदर नाइट्रोजन एटम है, और ये 4 स्टिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये 4 स्टिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे हाइड्रोजन्स हैं, जो ये हैं ये सब हाइड्रोजन्स हैं, और ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सारे डाइपोल्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो म्यू नेट 0 है, दैट मींस इट इज व्हाट, इसका नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। सबको समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर सबको समझ आ रहा है इस चीज को जरा टेबल में भी ऐड कर देते हैं। फोर्थ इज AB4 which is sp3 tetrahedral, it is sp3 tetrahedral, एक्चुअल ज्योमेट्री भी इसमें टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमने अमोनियम देखा और मीथेन तो पहले से ही देख रखा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अमोनियम देखा और मीथेन तो पहले से ही देख रखा है। चलिए मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं हम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपको टाइप कौन सी अब पढ़नी है, इट इज AB3L। AB3L इसका एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल। लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको पता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन, तो सबका सिंगल बॉन्ड बनाना है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 जिसमें से बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उसका लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। ये आपको लुईस बताता है, वैसे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना आता है। एनीवेज हम अपना काम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहां से स्ट्रक्चर से पता चलता है आई हैव टू मेक 3 बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर को देख के पता चल रहा है that I have to make 3 bonds. If I have to make 3 bonds, then I need 3 singly occupied orbitals. ठीक है, 3 singly occupied orbitals चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ये वैलेंस शेल थोड़ा फोकस करके बना लेते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। खुशी की बात यह है 3 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए थे, वी ऑलरेडी हैव, कोई एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, नाइट्रोजन में ऑलरेडी 3 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, मुझे कोई एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मैंने आपको पिछले एक एग्जाम्पल SnCl2 में भी सिखाया था, यहां पे फिर से सिखा रहा हूं, रिपीट हो रहा है ये। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करना है, जितने भी ऑर्बिटल्स, मार्क माय वर्ड्स, जितने भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के होते हैं, सारे ऑर्बिटल्स, चाहे वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो चाहे वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो, जो भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के हैं वो सारे ऑर्बिटल्स
हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं, 1 s और 3 p। s का 1 ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगर 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? द आंसर इज अगेन 4। इफ 4 आर पार्टिसिपेटिंग, 4 ऑर्बिटल्स विल मेक 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब होगा क्या, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, बाकियों में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? चारों का नाम क्या है बच्चों? sp3। ये नाम कैसे डिसाइड किया? बिकॉज एक s है 3 p है, तो sp3 हो गया नाम। ठीक है, अब आप ये बोलो कि ये 3 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है, दे विल गो इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे बिकॉज सिंगली ऑक्यूपाइड है ना, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। दूसरे ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये लोन पेयर बनाएगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये क्यों बनाएगा बॉन्ड? ये तो लोन पेयर बनाएगा। और VSEPR थ्योरी कहती है कि नाइट्रोजन को बीच में रखो, नाइट्रोजन को बीच में रखो और 4 ऑर्बिटल को टेट्राहेड्रल फैशन में डाल दो। इस तरीके से नाइट्रोजन को बीच में रखो, 4 ऑर्बिटल को टेट्राहेड्रल फैशन में डाल दो। क्यों? क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स है ना, तो 4 ऑर्बिटल को कैसे रखोगे 3D स्पेस में दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम? द आंसर इज अगेन टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, बाकियों में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो। और इसका ओवरलैप किससे करना है? अमोनिया बनाना है ना, तो हाइड्रोजन के 1s से। तो यहां पे हाइड्रोजन का 1s बना दो। बात समझ आ रही है? तो अब अगर कोई पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप, टाइप ऑफ ओवरलैप, आंसर एकदम तुरंत आना चाहिए कि सेंट्रल एटम का sp3 यूज हो रहा है, बाहर वाले एटम का s यूज हो रहा है। सो इट इज sp3s। अच्छा, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है? इट रिजाइड्स इन विच ऑर्बिटल? sp3 ऑर्बिटल। लोन पेयर रिजाइड्स इन sp3 ऑर्बिटल। और टाइप ऑफ ओवरलैप भी पता चल गया। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एंगल थीटा, इस पे कमेंट करना चाहे, थीटा पे, थीटा इज लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। वाई? थीटा इससे कम है, क्यों? मैं वापस उस चीज में जाऊंगा, ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर रहा हूं। ये रहा आपका अमोनिया, ऊपर वाला लोन पेयर है और बाकी तीनों हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, ऊपर वाला लोन पेयर है, बाकी तीनों हाइड्रोजन एटम है। मेरी तरफ देखो यहां पे, तो लोन पेयर ना ज्यादा रिपेल करता है। VSEPR थ्योरी बोलती है कि रिपल्शंस ड्यू टू लोन पेयर इज मोर देन रिपल्शंस ड्यू टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, तो ये एंगल ना थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब ये अंदर की तरफ थोड़े पुश हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। जो तो पहले एंगल आइडियल केस में 109 था, वो अंदर की तरफ चले गया, तो 109 से कम हो गया। बात समझ आ रही है? तो थीटा इज लेस देन 109 degrees. I hope it is clear to everybody that the theta is less than 109 degrees. Okay, तो this is your अमोनिया की कहानी। और अगर कोई म्यू पूछे, फाइनल क्वेश्चन कोई क्या पूछ सकता है? म्यू, नेट डाइपोल मोमेंट। अमोनिया में ऐसी कुछ कहानी है, H, एक बाहर H है, एक अंदर H है और एक लोन पेयर है। अमोनिया में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ऑर्डर याद है ना हमें, FON। तो नाइट्रोजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव हर जगह आएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऐसे बने हैं। और लोन पेयर के कारण आपको डाइपोल मोमेंट पता ही है, ऊपर की तरफ बनता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगा। तो ये सारे अगर आप वेक्टर्स देखोगे तो ऐड ही हो रहे हैं। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं हो रहे, कैंसल तो नहीं हो रहे, तो म्यू नेट नॉन जीरो है। दैट मीन्स इट इज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है,
तो आइए एक काम करते हैं, ये जो चीज़ हमने अमोनिया की देखी ना, इसको टेबल में लिख देते हैं। वही तो कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसको टेबल पे चढ़ा रहे हैं। हमारा टेबल कहाँ गया, ये रहा टेबल। तो टेबल पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 5वें नंबर का किया हमने AB3L विच इज़ SP3 विच इज़ आइडियल ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ज्योमेट्री हमने देखी नहीं, उसकी ज्योमेट्री भी फटाफट देख लेते हैं। ये रहा अमोनिया। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है बच्चों, आइडियल ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टेट्राहेड्रल आइडियल ज्योमेट्री। लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, द आंसर इज पिरामिडल। ये एक्चुअल है। ठीक है, मैं आपको पेन्स के थ्रू फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, देखिए अगर समझ आ रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड के 4 ऑर्बिटल है टेट्राहेड्रल फैशन में, लेकिन एक लोन पेयर है इसमें से, तो एक रिमूव कर दिया, लोन पेयर दिखता नहीं है, तो ये जो चीज़ बच गई ना, ये एक पिरामिड बच गया। ये दिख रहा है, ये एक पिरामिड रह गया, ये पिरामिड है बस। ठीक है, तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री है, एक्चुअल शेप इसकी पिरामिडल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अपने टेबल के अंदर कि एक्चुअल शेप इसकी पिरामिडल है। एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा अभी तक, अमोनिया का। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। गाइज होता क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर ना हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और हमें बहुत कम टाइम में करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस करने का। अभी तक हमने जो जो क्वेश्चंस किए ना, उन सब क्वेश्चंस को ना फटाफट रिविजिट करते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि इलॉजिकल है, ये लॉजिकल है, बट ये पिछले मेथड से जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, विच इट वॉज ऑफ BeCl2। दोबारा रिविजिट करते हैं, यहां पे लिख दो रिविजिटिंग प्रीवियस एग्जाम्पल्स। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा किया था, BeCl2 का। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, वो पता है हमें, वो बेरिलियम है। और लॉजिकली हमें ये भी पता है बेरिलियम क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो थॉट प्रोसेस देखो, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम कितने, द आंसर इज 1s2 2s2, द आंसर इज 2। 2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने कितने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड कितने बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए होंगे। हाउ मेनी लोन पेयर्स, 0, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं बेरिलियम के पास। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के बॉन्ड बना दिया आपने। तो गाइज यहां से हमें एक चीज पता चल जाएगी, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। सीधे VSEPR थ्योरी लगा देंगे इनमें। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, इसको कैसे करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इन दोनों को ऐड करते हैं। क्योंकि अभी आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी सिंगल शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानते हैं। ये हमने VSEPR में भी देखा था कि डबल बॉन्ड को सुपर पेयर मानते हैं, याद है। तो डबल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही पेयर मानते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। तो दैट मीन्स पाई को काउंट ही नहीं कर रहे, 1 सिग्मा है और उसको एक पेयर माना है, कभी एक पेयर माना है, कभी एक सुपर पेयर माना है। ठीक है, तो अभी जब एग्जाम्पल्स करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी थोड़ा सा हेजी लगेगा, अभी उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट बेयर विद मी, है ना। थोड़ी देर में सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। तो माय पॉइंट हियर इज, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, SGEC मतलब शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इनका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो शेप को गवर्न करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक लोन पेयर होता है। पाई इज नॉट इंक्लूडेड, पाई इज नॉट SGEC।
पाई शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता। अब यहां पे दिमाग में सवाल आता है, अरे ऐसे क्यों नहीं होता? मैं आपको एक सिंपल सा रीजन समझाता हूं। जैसे एक एटम है ए, उसका बी के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इस तरीके से। ये जो बॉन्ड है सिग्मा है, ठीक है, इस बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं जो डायरेक्ट ओवरलैप से बनता है। अब इसके बाद ए और बी ने साइडवेज ओवरलैप से एक और बॉन्ड बना दिया। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड बना दिया। दूसरी तरफ ए ने एक और बी के साथ एक तो सिग्मा बनाया सेम उसी तरीके से, और दूसरे बी के साथ भी पाई बनाया अलग ऑर्बिटल्स को यूज करके। ऐसे ही एक केस डिस्कस कर रहा हूं। ये वैसे केस अगर ध्यान से देखा जाए तो CO2 का केस है। बीच वाला कार्बन है, राइट दो वाले ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड होता है ना, C डबल बॉन्ड हो। तो अब अगर मैं पूछूं इसमें कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, आप इस पूरे क्लाउड को एक सिंगल शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन वाला क्लाउड है उसने कुछ नहीं किया, उसने ब्लैक वाले क्लाउड के आसपास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। ध्यान से देखो ना, मतलब बीच में ब्लैक वाला क्लाउड है और उसके ऊपर नीचे ग्रीन वाला क्लाउड है। तो इट इज लाइक कि ए बी बी, एक तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज्यादा है सिग्मा के कारण, और ऊपर भी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसके कारण? पाई के कारण। तो दैट मीन्स इस पूरे को वन शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे और इस पूरे को वन शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे। दैट मीन्स पाई से शेप गवर्न नहीं होती। शेप गवर्न किससे होती है? सिग्मा से और लोन पेयर से। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द थ्योरी। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बता दूं जिससे आंसर आपके मिनटों में आ जाए, सेकंडों में आ जाए। ठीक है, तो जैसे BeCl2 स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट करते हैं। BeCl2 स्टार्ट किया, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसने 2 बॉन्ड बना दिए, तो लोन पेयर 0 है। अच्छा, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? देयर आर ओनली 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। बिकॉज 2 सिग्मा है, देयर आर ओनली 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। और 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 2 ऑर्बिटल्स चाहिए। वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिससे 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं? उल्टा मैप करो। वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिससे 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं? द आंसर इज sp के 2 होते हैं ना, बिकॉज एक s एक p मिलके 2 sp बनाते हैं। समझ आ रही है बात? तो सीधे समझ आ गया। और sp 2 ऑर्बिटल्स हैं तो रखोगे कैसे? VSEPR थ्योरी अगेन, तो लीनियर रखोगे। तो Be लेफ्ट हैंड साइड Cl, राइट हैंड साइड Cl, और बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन इज sp। समझ आ रहा है सबको? कितना इजी हो गया। ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन पे यही चीज करते हैं, देखते हैं आपकी ये चीज पकड़ में आई नहीं आई। तो BeCl2 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमने किया था दैट इज BF3। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? BF3 का। अब देखो मैं कैसे करता हूं। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द आंसर इज 3। बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ? द आंसर इज 3। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। तो पाई बॉन्ड कितने हुए? 0। सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई तो बना ही नहीं रहा, दिख ही रहा है। लोन पेयर कितने हुए? 0, क्योंकि 3 के 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में यूज हो गए, तो लोन पेयर 0। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं? द आंसर इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। द आंसर इज 3। अगर आपको 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्लेस करने हैं, 3 क्लाउड्स की बात हो रही है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं? द आंसर इज sp2। दैट मीन्स बोरॉन है और 3 ऑर्बिटल्स को रखोगे भी कैसे? VSEPR थ्योरी का से डायरेक्ट आंसर है ट्रायगोनल प्लेनर, जिसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। कितनी जल्दी हो गया? ठीक है, सारे क्वेश्चन रिविजिट कर रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
देख ही लेंगे सारे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था जो हमने किया, दैट वाज SnCl2। SnCl2 में टिन के, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, SnCl2 में टिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चुपचाप आंसर दोगे। द आंसर इज 4। टिन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है टिन के पास, और टिन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ होंगे ही ना, क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड तो बनाता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स कैन यू सी? 2। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स कैन यू सी? 0। दैट मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए टिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए होंगे। दैट मीन्स कितने बचे? 4 में से 2 यूज हो गए तो कितने बचे? 2। दैट मीन्स लोन पेयर कितने हो गए? 4 - 2/2। पेयर की बात हो रही है ना, तो बाई 2 भी कर दिया। द आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता हूं आपसे, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इनमें से कौन सी चीजें शेप गवर्न कर रही हैं? सिग्मा शेप गवर्न कर रहा है, लोन पेयर शेप गवर्न कर रहा है। सिग्मा 2 है, लोन पेयर 1 है। द आंसर इज 3। इन 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आपको प्लेस करना है टिन के आसपास। कैसे प्लेस करोगे? इन ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, इन 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्लेस करना है तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें से एक तो लोन पेयर है, एक तो लोन पेयर है, और बाकी 2 क्या है? बॉन्ड विथ क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 3 ऑर्बिटल्स किससे मिलते हैं? sp2 से मिलते हैं। दैट मीन्स बहुत क्लियर कट रिलेशन हो गया कि अगर आपके पास शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 2 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है? sp। ज्योमेट्री का क्या केस होता है? लीनियर। बिल्कुल क्लियर कट केस है ये। आप शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स निकाल दो, ऑटोमेटिकली बाकी 2 आंसर आ गए। ये आइडियल ज्योमेट्री का आंसर आ रहा है। एक्चुअल के लिए तो लोन पेयर छुपाना पड़ेगा ना, तो ये तो आइडियल बता रहे हैं हम। अच्छा, अगर शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 3 हो गए, अगर शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 3 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। और sp2 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखोगे? इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। अगर शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 4 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन, अब 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रखने के लिए 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, 1 s और 3 p। तो क्या हो गया? sp3। इट इज टेट्राहेड्रल। बात समझ आ रही है? कितना जल्दी हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें, मतलब ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। 4th, SnCl2 के बाद अगला नंबर आ गया मीथेन का। मीथेन में हम सब जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। कई लोग तो बहुत जल्दी कर लेंगे, बोलेंगे सिग्मा शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा 4 दिख रहे हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं, बिकॉज कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोन पेयर है नहीं, सिग्मा 4 है। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। ये देखो कैसे हो रहा है काम, कैसे हो रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि काम हो रहा है। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और कार्बन इज sp3। ठीक है, चलो और देखते हैं, और देखते हैं। 5वां अमोनिया। अमोनिया भी हमने पढ़ा था। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया के वैलेंस में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। इसको देख के समझ आ रहा है, ये जो NH3 है इसको देख के समझ आ रहा है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ ही है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ ही है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए होंगे, बचे कितने? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, आप बोलोगे लोन पेयर प्लस सिग्मा। लोन पेयर 1 है,
सिग्मा 3 है, द आंसर इज 4। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कैसे रखोगे 4 ऑर्बिटल्स में? कौन कौन से होने चाहिए? sp3 नाम के, क्योंकि sp3 नाम के ही तो 4 ऑर्बिटल बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और 4 ऑर्बिटल्स को 3D स्पेस में कैसे रखोगे कि ज्योमेट्री सबसे स्टेबल हो? VSEPR थ्योरी कहती है टेट्राहेड्रल फैशन में। ये टेट्राहेड्रल इज द आइडियल ज्योमेट्री। नाइट्रोजन एक लोन पेयर, ठीक है, और ये 3 बॉन्ड, ये टेट्राहेड्रल बन गया। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 3 प्लेन में है। वेज डैश बना दिया थोड़ा, वेज मतलब आपकी बाहर आ रहा है स्क्रीन के, डैश मतलब स्क्रीन के दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री बना दी टेट्राहेड्रल को देख के, और इसको देख के जब लोन पेयर को छुपाया तो शेप का भी आंसर आ गया कि पिरामिडल शेप। तो जो पहले आंसर आप निकालोगे वो आइडियल ज्योमेट्री का निकालोगे। पहला आंसर जो टेट्राहेड्रल आता है वो आइडियल ज्योमेट्री आता है, उसमें से जो लोन पेयर वाले पार्ट को अगर आप छुपा दोगे तो वो एक्चुअल ज्योमेट्री आ जाता है, जिसे आप शेप भी बोलते हो। आई होप आपको कहानी समझ आ रही है, किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे दिए थे। अब ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, 6th की तरफ चलते हैं। 6th इज Ab2L2। इसका एग्जाम्पल बच्चों वाटर है। Ab2L2 का एग्जाम्पल वाटर है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन, और इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन के, वाटर की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आपका आंसर है 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है? ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? द आंसर इज 2। 2 सिग्मा बना रहा है। पाई कितने बना रहे हैं? 0। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, तो पाई की संख्या 0 है, सिग्मा की संख्या 2 है। अगर कोई अब पूछ ले शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के लिए सिग्मा को लोन पेयर में ऐड करना पड़ता है। सिग्मा तो 2 है, लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। 6 में से 2 कहां यूज हो गए? सिग्मा बनाने में, ठीक है। अब ये देखो ना, इस बॉन्ड, हर बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन तो गया ही है, तो 6 में से 2 यूज हो गए, कितने बचे? 4। 4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में? द आंसर इज 2। लोन पेयर कितने? 2। कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है? 4। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो कितने ऑर्बिटल्स चाहिए इन 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को हैंडल करने के लिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए। दैट मींस कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए? sp3, बिकॉज sp3 नाम के ही ऑर्बिटल 4 बनते हैं। s और 3 p से मिला के sp3 बनता है। एक s और 3 p से मिला के sp3 बनता है ना, 4 ऑर्बिटल से मिला के sp3 बनता है। तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या कहता है कि 4 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो sp3 नाम के 4 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो sp3 4 को रखते कैसे हैं 3D स्पेस में? टेट्राहेड्रल फैशन में। टेट्राहेड्रल ये क्या आता है बच्चों? ये एक आइडियल ज्योमेट्री आती है, एक आइडियल ज्योमेट्री आती है। अब हम जब ऑक्सीजन के एक लोन पेयर ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, एक हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। दिस इज व्हाट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। जब आप इसमें इसका आंसर दोगे शेप का, फिर से आपको इनके थ्रू बताता हूं कि वैसे ये अगेन टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा होगा, है ना। टेट्राहेड्रल समझ आ रहा है सबको? ये एक टेट्राहेड्रल है। अब इसमें से मैंने 2 छुपा लिए, 2 छुपा लिए। 2 क्यों छुपाए? क्योंकि 2 लोन पेयर है, 2 छुपा लिए। अब ये क्या चीज़ बनी? ये एक बेंट शेप बनी। तो वाटर की शेप क्या होती है बच्चों? बेंट शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल शेप। एक्चुअल शेप क्या है? बेंट है। अगर कोई थीटा पे कमेंट करने के लिए बोलता है, थीटा की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे थीटा इज लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। बिकॉज थीटा कम क्यों होगा? बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेंगे और बाकी के जो 2 एंगल्स हैं अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे। बात समझ आ रही है?
मतलब मैं ये चीज काफी बार समझा चुका हूं, फिर से समझाता हूं। दो लोन पेयर है, ये और ये और ये दो लोन पेयर है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर रिपल्शन करते हैं बाकी के दो बॉन्ड्स को, और ये बॉन्ड्स आपस में कम हो जाते हैं, बिकॉज इनके थ्रू इसके थ्रू रिपल्शन लग रही है, तो बाकी के बॉन्ड्स के बीच में एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एंगल 109 डिग्री से कम है। आई होप सबको समझ आ रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। वाटर की कहानी लिख दी हमने। आइए ज़रा टेबल में वाटर डाल देते हैं, काफ़ी आगे चले गए हम टेबल के, अच्छी बात है। 6th इज AB2L2 sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आइडियल ज्योमेट्री देखो ना क्या है, आइडियल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, एक्चुअल ज्योमेट्री बेंट है, वाटर है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। 7th पे आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होने वाली है बच्चों। AB5 चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। अब हम 7th पे आ गए, AB5 पे। आपको पता है शॉर्टकट के थ्रू अगर आप सोचोगे AB5 सुनते ही आंसर आ जाता है, क्योंकि कोई लोन पेयर तो है नहीं तो L लिखा होता ना। 5 बॉन्ड पेयर है, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 5। सीधे ही अगर आपको पता है इस टाइप का मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, 5। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, 5 ऑर्बिटल चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखने के लिए, तो एक S चाहिए, 3 P चाहिए और एक D चाहिए, तो sp3d। देख रहे हो मतलब 1 सेकंड में आंसर आ गया। चलिए आप थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं इस चीज़ को, आइए डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है PCl5। एक एग्जाम्पल तो डिटेल में करेंगे हम, शॉर्टकट से नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे। नई टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए ना। तो PCl5 में फॉस्फोरस है, इसके 5 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन रहे हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई है, अगर हैलोजन एक कॉर्नर एटम होता है, हैलोजन अगर एक कॉर्नर एटम होता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। हैलोजन अगर कॉर्नर पे आता है ना तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, बिकॉज उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करते हैं, अगर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, सेम ग्रुप। तो अगर नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो फॉस्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और पांचों के पांचों बच्चों कहां जा रहे हैं, बॉन्ड में जा रहे हैं। दिख रहे हैं, ब्लू कलर से मार्क किए मैंने। तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, द आंसर इज 5। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, द आंसर इज 0। हाउ मेनी लोन पेयर्स, द आंसर इज 0। हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द आंसर इज स्टिल 5। 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो शॉर्टकट तो यही बोलता है कि सीधे लिख दो sp3d। 5 ऑर्बिटल चाहिए ना, 5 ऑर्बिटल चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करने के लिए। 5 ऑर्बिटल कैसे आएंगे, एक S, 3 P और एक D। एनीवेज इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ये तो चलो शॉर्टकट हो गया, sp3d आ गया, बट इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। PCl5 में फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस इज 3s2 3p3। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 3s2 3p3 फॉस्फोरस, ठीक है। डब्बे बनाना शुरू करते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। इसके बाद 3d भी स्टार्ट होता है, ये 3d है, 3s 3p 3d। अब आपको इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है, ये जो सर्कल्ड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, पुराने मेथड से करते हैं, 5 बॉन्ड्स। दैट मीन्स 5 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 5 बॉन्ड हैं
तो 5 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इस तरीके से, मुझे दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक तो 3s में रह गया, ठीक है, 3 3p में है पहले से ही, और एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है 3d में। 3d के कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 3xy, 3yz, 3zx, 3x² - y² एंड 3z²। ये जो ऑर्बिटल आप यूज़ करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया z वाला करना, बाय कन्वेंशन z वाला करते हैं, तो 3d z² है ये, ठीक है। ये पांचों ऑर्बिटल एक जैसे थे, लेकिन इसमें से 3d z² वाला हम यूज कर रहे हैं। अब गाइस मेरे को 5 बॉन्ड बनाने हैं एंड आई हैव 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो मुझे इन पांचों को मिक्स करना है, इन पांचों को मिक्स करना है। इन पांचों को मिक्स करके क्या बनाया, हाइब्रिडाइजेशन हुई, 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए। कौन कौन से 5, एक s, 3 p और एक d। तो कितने ऑर्बिटल बने, द आंसर इज 5। पांचों के नाम क्या है, sp3d, पांचों के नाम sp3d है, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, और पांचों के नाम क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, 5 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, और पांचों ऑर्बिटल कौन से हैं, sp3d नाम के। आई होप सबको अभी तक बात समझ आ रही है। हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, बैक टू द पेज, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे नीचे वाले में, मिक्सिंग से पहले भी हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, मिक्सिंग से पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, मिक्सिंग के बाद भी हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब बॉन्ड बनाना है, ये फॉस्फोरस की कहानी चल रही है, और इसके बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, क्लोरीन के साथ। तो एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो हमें पता तो चल गया बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट क्या होती है। एज पर VSEPR, एज पर VSEPR 5 ऑर्बिटल्स अरेंज in which fashion, in trigonal bipyramidal geometry, trigonal bipyramidal geometry। अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल है, सॉरी 3 नहीं 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करोगे, किस तरीके से। फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल है ना, फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल कैसे अरेंज करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। एक फॉस्फोरस सेंटर में, और 5 ऑर्बिटल कैसे हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक बाहर की तरफ आता हुआ वेज से बना दिया, और एक अंदर की तरफ जाता हुआ डैश से बना दिया। तो ये एक ट्रायंगल बना एक प्लेन में, ये एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल के एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ये सोचोगे, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अगर कोई पूछे क्वेश्चन, वही मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, इसका कोई टाइप पूछे, इसका टाइप ऑफ ओवरलैप क्या है, द आंसर इज वेरी सिंपल। सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3d। सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3d, ऊपर दिखी तो रहा है। और साइड वाले एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p। क्लोरीन का तो p ऑर्बिटल है ना, पहले भी बहुत बार देखा है, pz। बात समझ आ रही है। और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। इस ज्योमेट्री की कुछ खासियत है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, बाकी सारे सवाल कर लेते हैं। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज 0। ऊपर और नीचे के डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, देखो जरा, ऊपर फॉस्फोरस क्लोरीन, नीचे फॉस्फोरस क्लोरीन, ये दोनों ऊपर नीचे के डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। और ये जो प्लेन के डाइपोल मोमेंट होंगे,
ये वाले प्लेन के जो डाइपोल मोमेंट होंगे, ये 120 डिग्री एंगल है प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन के डाइपोल मोमेंट है ये आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। तो म्यू इज 0, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक नोट लिखते हैं, इन ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, in trigonal bipyramidal geometry we have two types of positions, दो टाइप की पोजीशंस होती हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ये क्या बातें चल रही हैं ना, क्या लिख दिया मैंने, फटाफट देख लेते हैं। एक एटम था बीच में फॉस्फोरस, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एक पोजीशन ये थी, जो ये पोजीशन है, और एक ये 3 पोजीशन है। ओके, सो ऊपर वाली पोजीशन इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, ठीक है। जो इन तीनों का एक प्लेन बन रहा है ना, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली पोजीशन है ना, इसको एक्सियल बोलते हैं, और इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। अच्छा, ये दोनों पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आओ जरा इसको प्रूव करते हैं, जरा ऐसी चेक करते हैं यार, क्या वाकई में ये दोनों पोजीशंस अलग हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो एक्सियल वाली पोजीशन है, एकदम जूम कर दिया मैंने, बात बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। इक्वेटोरियल वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैंने ब्लैक कलर से मार्क किए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक्सियल के ब्लू से मार्क किए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं एक्सियल पे रिपल्शंस चेक करूं, एक्सियल पे रिपल्शंस चेक करूं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन लग रही है एक्सियल पे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ब्लैक वाले क्लाउड्स हैं, जो ब्लैक कलर से हैं, वो ब्लू वालों से किस एंगल पे है। दैट मीन्स ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, द आंसर इज 90 डिग्री। और ऐसे कितने ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जो ब्लू के साथ 90 डिग्री पे हैं, द आंसर इज 3। ये जो तीनों ब्लैक हैं, जो इक्वेटोरियल के तीनों ब्लैक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, वो ब्लू के साथ किस एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे। दैट मीन्स 3 90 डिग्री एंगल वाली रिपल्शंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रिपल्शंस लिख रहा हूँ, तो 3 90 डिग्री एंगल वाली रिपल्शंस है, और एक 180 पे रिपल्शन है, एक 180 डिग्री पे रिपल्शन है, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि 390 डिग्री पे रिपल्शंस है और एक 180 पे रिपल्शंस है। चलिए जरा दूसरा चेक करते हैं, इक्वेटोरियल का चेक करते हैं। अब ब्लैक पे चेक करो, ब्लैक पे एक ब्लैक से बाकी के 2 ब्लैक के बीच में क्या एंगल है, मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल क्या है बच्चों, द आंसर इज 120 डिग्री। दैट मीन्स किसी एक ब्लैक को पकड़ लो, 3 ब्लैक है ना, एक प्लेन में 3 ब्लैक है, किसी एक ब्लैक को पकड़ लो, बाकी के 2 ब्लैक उस तीसरे ब्लैक के साथ, उस पहले ब्लैक के साथ किस एंगल पे है, 120। तो 2 रिपल्शंस तो 120 डिग्री पे है। बात समझ आ रही है, 2 रिपल्शंस तो 120 डिग्री पे, और ब्लैक और ब्लू के बीच में क्या एंगल है, 90। तो और ऐसे ब्लू कितने हैं, 2, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो 2 90 डिग्री के रिपल्शंस हैं। समझ आ रही होगी कि इक्वेटोरियल में अलग टाइप के रिपल्शंस हैं, एक्सियल पे अलग टाइप के रिपल्शंस हैं। ये दोनों अलग पोजीशंस हैं, प्रूव हो गया है। समझ आ रही है बात। तो यहां पे मैंने ये प्रूव किया है कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 टाइप की पोजीशंस होती हैं, एक को इक्वेटोरियल बोलते हो और दूसरे को एक्सियल बोलते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ इसके इस नोट में और कुछ ऐड करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे, कि एट एक्सियल, या ऐसे लिख दो
axial position experiences more repulsions as compared to equatorial. वो ऊपर वाले डेटा से समझ आ जाएगा। ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये दोनों जो डेटा दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, मैंने अभी हाईलाइट भी किया येलो से, तो ये जो दो डेटा दिए हुए हैं इससे समझ आ जाएगा कि रिपल्शन आखिर किस पे ज़्यादा लग रही है। अरे जिस पे 90 डिग्री एंगल ज़्यादा लग रहे होंगे रिपल्शन वाले, उस पे रिपल्शन ज़्यादा लग रही होगी। मतलब आप ये देखो, इन तीन से एक प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन दिख रहा होगा सबको ना, मेरे हाथ में तीन का एक प्लेन है, और ये रहा आपका एक्सियल पोजीशन। तो इस एक्सियल पोजीशन से ये तीनों जो हैं ये 90 डिग्री से रिपेल कर रहे हैं, तो जिसके कारण इस वाले पे रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रही है, एक्सियल वाले पे रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रही है। जब किसी पे रिपल्शन लगती है ना, तो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है बॉन्ड में। तो जो एक्सियल के बॉन्ड्स होते हैं ना, थोड़े खिंचे हुए होते हैं, थोड़ी लेंथ ज्यादा होती है। तो यहां पे ये भी डाल दें, लेंथ ऑफ axial bonds is higher than equatorial bonds. That means अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं ये फॉस्फोरस क्लोरीन की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, द आंसर इज नो, दिस इज अ लॉन्गर बॉन्ड। एक्सियल वाला लंबा बॉन्ड है और ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये शॉर्टर बॉन्ड्स हैं। समझ आ रही है बात? जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं खिंचे हुए होते हैं, क्यों खिंचे होते हैं, क्या रीजन है? बिकॉज एक्सियल पोजीशन एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा लगती है, तो एक्सियल पोजीशन पे ज्यादा रिपल्शन लगी तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच हो गया रिपल्शन के कारण, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, नोट कंटिन्यू करते हैं। इन एक्सियल वी जनरली प्लेस those atoms that pose less repulsions। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जेई एडवांस वगैरह में काफ़ी यूज हो जाते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे आप किन एटम्स को प्लेस करते हो जो लेस रिपल्शंस पोज करते हैं। अरे अभी हमने सीखा कि एक्सियल पोजीशन पे वैसे ही दिक्कत है, एक्सियल पोजीशन पे वैसे ही रिपल्शन ज़्यादा लग रही है ना। मैं दोबारा से उस चीज़ पे जा रहा हूँ कि मेरे पास ये प्लेन है, ये इक्वेटोरियल का प्लेन है ना, एक प्लेन है, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, एक ऊपर एक्सियल है, एक नीचे भी एक्सियल है, तो ये एक्सियल पे रिपल्शन ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा रिपल्शन लग रही है एक्सियल पे, तो यहाँ पे मैं कौन सा एटम रखना चाहूँगा? यहाँ पे मैं वो एटम रखना चाहूँगा जो रिपल्शन खुद ना करे, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। रिपल्शंस के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, रिपल्शंस के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा रिपेल करने वाली चीज़ रख दी एक्सियल पे, तो एक तो नीचे से भी रिपल्शन लग रहे हैं, ऊपर से ये भी लड़ेगा वो भी लड़ेगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मेरा बस पॉइंट यही है कि हमें यह समझना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन वैसे ही थोड़ी खतरनाक पोजीशन है, उस पे ऑलरेडी ज्यादा रिपल्शंस लग रही हैं इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स के कारण। तो एक्सियल में हमें वैसा एटम रखना चाहिए जो रिपल्शन खुद ना क्रिएट करे। कौन सा एटम है जो खुद रिपल्शंस नहीं क्रिएट करते? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनको हमें जनरली एक्सियल पे रखना चाहिए। ये बात हजम नहीं हुई ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिपल्शंस क्यों कम क्रिएट करता है? चलो आओ इस बात को थोड़ा समझते हैं। एक्स ए ए, एक्स बी बी। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए और एक्स में से
ए और एक्स में से एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए और एक्स में से एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अलाइंड होंगे? अगर एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अलाइंड होंगे? एक्स की तरफ, जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है। और दूसरे केस में बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अलाइंड होंगे? बी की तरफ। समझ आ रही है बात? अब पहले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है। दूसरे केस में ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे लेस रिपल्शंस होंगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो मेरा बस यही कहना था कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे बी बी कैसे हैं? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मैं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसी सेंट्रल एटम के आसपास पुट कर देता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खासियत ये होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ समेट के रखता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो इन दैट केस रिपल्शंस कम हुई। और हम यही तो चाहते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो भी एटम बैठे वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखे, वो नीचे ना भेजे, क्योंकि नीचे रिपल्शन ज्यादा है। 3 बॉन्ड के कारण रिपल्शन है। इक्वेटोरियल पोजीशन में 3 बॉन्ड्स हैं जिसके कारण एक्सियल पे रिपल्शन लग रही है। तो जो एक्सियल पे एटम बैठा हुआ है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बैठेगा तो रिपल्शंस कम लगेंगी उसके इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसी नोट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अगर एक्सियल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठे तो ऑटोमेटिक नहीं हो गया कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन we generally place those groups that pose more repulsion। अगर ये तो ऑब्वियस है ना, ऊपर वाले के बेसिस पे नीचे वाला ऑब्वियस हो गया। अगर लेस रिपल्शन वाली चीज को ऊपर रख दिया तो मोर रिपल्शन वाली चीज को नीचे रखो, इक्वेटोरियल पे रखो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रिपल्शंस कम है तो वहां पे कोई रिपल्शन वाली चीज आप रख सकते हो। ठीक है, मतलब आप ऐसे सोचो ना, किसी इंसान को वैसे ही बहुत गुस्सा आता है, आप उस इंसान को थोड़ा और गुस्सा दे दोगे तो पागल ही हो जाएगा। और जो इंसान शांत है उसको थोड़ा गुस्सा करा भी दोगे तो वो इंसान ऐसे पागल नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो संभला हुआ रहेगा। वही फीलिंग है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो रिपल्शंस नहीं क्रिएट करता, उसमें गुस्सा नहीं होता, इसीलिए हमने उसको वहां रख दिया, एक्सियल पोजीशन पर रख दिया कि भाई अब तेरे को परेशान करने वाले लोग बहुत होंगे इक्वेटोरियल वाले, वो रिपल्शन करेंगे, बट तुझे गुस्सा नहीं होना, तुझे मॉलिक्यूल को तोड़ के नहीं भागना। इक्वेटोरियल पे हम किसी को भी रख दें जिसकी रिपल्शन ज्यादा है उसको इक्वेटोरियल पे छोड़ दो। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन वी जनरली प्लेस दोज ग्रुप्स दैट पोज मोर रिपल्शंस। फॉर एग्जांपल लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पे रखते हैं, डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे रखते हैं। डबल बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड रखना है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको लोन पेयर, तो उसको ज्यादा रिपल्शन वाले जहां पे रख सकते हैं वहां पे रखो, दैट इज इक्वेटोरियल पे रखो। ठीक है, मतलब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन अलग अलग है। एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा लग रही है इक्वेटोरियल की तरफ से, तो एक्सियल पे उस एटम को रखो जो शांत है। शांत कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इक्वेटोरियल पे उसको रखो जो रिपल्शन शो करता है, उसको इक्वेटोरियल पे रख दो। जैसे लोन पेयर रख करता है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब रिपल्शन शो करते हैं, इनको इक्वेटोरियल पे रखो। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोनों, PCl3F2 एंड PCl2F3, ये दो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, PCl3F2
एंड PCl2F3। ये PCl5 वाले जैसे ही स्ट्रक्चर है, तो मैं सीधे ही डायग्राम तो बना ही देता हूँ। फॉस्फोरस सेंटर एटम, 5 बॉन्ड बनाने हैं, ये रहे 5 बॉन्ड। फॉस्फोरस सेंटर एटम, 5 बॉन्ड बनाने हैं, ये रहे 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बना दिए, वेरी गुड। अब आपको प्लेस करने हैं एटम। आपको पता ना फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। ये मैंने डिस्कशन थोड़ी सी शॉर्ट कर दी बिकॉज अभी हम PCl5 की बात कर ही रहे थे। तो PCl5 में हमने देखा ही 5 बॉन्ड बनाने हैं, बट 2 क्लोरीन की जगह 2 फ्लोरीन आ गए, बस यही डिफरेंस है ना। तो बस उसी चीज़ को डील कर रहे हैं यहाँ पे कि 5 बॉन्ड बनाने हैं। अब क्लोरीन और फ्लोरीन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑर्डर याद है हमें, FONCl। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखना है? एक्सियल पे, बाकी बचा हुओं को इक्वेटोरियल पे डाल दो। सिमिलरली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? राइट वाले में फिर से फ्लोरीन, तो उसको एक्सियल पे रखो। एक फ्लोरीन रह गया, अब 3 एक्सियल तो है नहीं पोजीशन, एक रह गया, तो एक को नीचे डाल दो। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले वाले का अगर कोई पूछे डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, पहले वाले का डाइपोल मोमेंट म्यू नेट, द आंसर इज 0। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्टिकल के आपस में कैंसर हो रहे हैं, वर्टिकल वालों के आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और प्लेन में इन तीनों के आपस में कैंसिल हो रहे हैं। फॉस्फोरस क्लोरीन के आपस में कैंसिल हो रहे हैं, वर्टिकल का आपस में कैंसिल हो रहे हैं। राइट साइड वाले स्ट्रक्चर में वर्टिकल का आपस में कैंसिल हो रहा है, पक्की बात है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो इक्वेटोरियल है उनका आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, बिकॉज तीनों एक जैसे डाइपोल मोमेंट नहीं है। एक बॉन्ड फॉस्फोरस फ्लोरीन का है, बाकी 2 बॉन्ड्स फॉस्फोरस क्लोरीन के हैं, तो अलग अलग बॉन्ड्स हैं, कैंसिल नहीं होंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसका म्यू नेट नॉन जीरो होगा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। आई होप सबको ये कहानियां समझ आ रही हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री क्या है कोई पूछे, दोनों की ज्योमेट्री क्या है? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इस टेबल को भी कंप्लीट करना था हमें, तो टेबल पे चलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, टेबल कहाँ गया हमारा? ये रहा हमारा टेबल। AB5 में हमने देख के बता दिया था वैसे तो। AB5 मतलब 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 1 S 3 P 1 D। तो क्या बोलेंगे इसे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल PCl5, और कौन सा देखा? PCl2F3, और कौन सा देखा? PCl3F2। ये सब एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, अगले की तरफ 8th नंबर पे चलते हैं। इट इज AB4L। AB4L, फिर से हमें आगे भागना पड़ेगा। यस, इसको 8th नंबर बोल देते हैं, AB4L। इसका एग्जाम्पल है बच्चों SF4। इसका एग्जाम्पल है SF4। शॉर्टकट यूज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के अच्छे कितने बॉन्ड होंगे फ्लोरीन के साथ? 4। सल्फर के कितने बॉन्ड्स हैं फ्लोरीन के साथ? 4 बॉन्ड होंगे फ्लोरीन के साथ। अच्छा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। 6 में से 4 तो बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, 6 में से 4 तो ये बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, तो बचे कितने? 2 का क्या होगा? 1 लोन पेयर। तो अगर कोई पूछे हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द आंसर इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 1। द आंसर इज 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। If you have 5 shape governing electron clouds,
हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू नीड, कितने ऑर्बिटल्स चाहिए 5 क्लाउड्स को होल्ड करने के लिए? द आंसर इज 5 ऑर्बिटल्स। और 5 ऑर्बिटल्स के नाम कौन से होंगे? sp3d के 5 ऑर्बिटल चाहिए, एक s 3p, एक s 3p और एक d, तभी तो 5 हुए। तो sp3d के ही 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल उसी के चाहिए। और आप रखोगे कैसे? सल्फर के आसपास 5 ऑर्बिटल कैसे होंगे ये भी हमें पता है, ट्रायगनल बायपिरामिडल फैशन में, इसको TBPB बोलते हैं, ट्रायगनल बायपिरामिडल। अच्छा मुझे बताओ, सल्फर के पास एक लोन पेयर है, 4 फ्लोरीन है, प्लेस कैसे करोगे? लोन पेयर को कहां रखोगे? लोन पेयर को कहां रखोगे? इक्वेटोरियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रखोगे? एक्सियल पे। दैट मींस ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहां पे क्या आएगा बच्चों? लोन पेयर। अगर इसकी ट्रायगनल बायपिरामिडल को बोलोगे दिस इज योर आइडियल ज्योमेट्री। अगर इसकी एक्चुअल शेप पे जाते हो, क्या दिख रही है? इट इज सी सॉ, इट इज योर एक्चुअल शेप, सी सॉ इज योर एक्चुअल शेप। समझ आ रही है बात? गाइज एक चीज और, अगर कोई पूछे इस थीटा पे कमेंट करो। वैसे तो आइडियल केस में थीटा कितना होता है? 120, बट यहां पे 120 से कम होगा। 120 से कम क्यों होगा? बिकॉज लोन पेयर रिपेल कर रहा है ना, ध्यान से देखो, ये लोन पेयर के थ्रू रिपल्शन लग रही होगी। लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है ना बॉन्ड पेयर से, तो लोन पेयर की रिपल्शन लग रही होगी, जिसके कारण ये एंगल 120 से कम हो गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों ये एंगल क्या है? फाई। आइडियल केस में तो 90 होता है, बट दिस एंगल इज अगेन लेस देन 90 डिग्रीज। अगेन रीजन इज कि यार ये रिपल्शन लग रही होगी ना, लोन पेयर सारे बॉन्ड्स को अपने से दूर पुश कर रहा होगा, लोन पेयर सारे बॉन्ड्स को अपने से दूर पुश कर रहा होगा, जिसके कारण ये एंगल्स कम हो गए होंगे बॉन्ड्स के बीच में। आई होप आपको समझ आ रही है कहानी। अच्छा, व्हाट इज द आंसर टू माय फेवरेट क्वेश्चन? टाइप ऑफ ओवरलैप। टाइप ऑफ ओवरलैप क्या है? सिग्मा है, सिग्मा है, अंदर वाले के कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? sp3d, बाहर वाले के p। इट इज सिग्मा sp3d p। आई होप सबको क्लियर है ये चीजें। अगर कोई पूछे आखिरी सवाल इस केस में, व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट? म्यू नेट। अरे कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल कहां से हो रहा है? लोन पेयर आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा, उसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैंसिल होगा? हो ही नहीं सकता। तो म्यू नेट की वैल्यू नॉन जीरो, दैट मींस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। काफी सारी चीजों के आंसर आ गए हैं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा इन चीजों के आंसर लाने में, ठीक है। चलिए 8th के बाद ये हम फिल करते रहेंगे, 9th पे चलते हैं। 9th जो होगा वो होगा AB3L2। इसका एग्जाम्पल है ClF3। AB3L2 इसका एग्जाम्पल है ClF3। क्लोरीन फ्लोरीन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। और कम नंबर में भी कौन है? क्लोरीन। सेंट्रल एटम ढूंढने के ट्रिक्स होते हैं ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम है, या फिर जो कम नंबर में है वो सेंट्रल एटम है। दोनों केस में आंसर क्लोरीन ही आ रहा है, तो क्लोरीन को बीच में रखा और इसके 3 बॉन्ड किससे रखे? फ्लोरीन से। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, आपने बोला था भैया, आपने बोला था कि हैलोजन के केस में सिंगल बॉन्ड बनता है। अरे मैंने ये बोला था अगर हैलोजन कॉर्नर एटम है, वो स्टेटमेंट ध्यान से देखना, अगर हैलोजन कॉर्नर एटम है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन कॉर्नर थोड़ी है, वो तो सेंट्रल है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के? द आंसर इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 में से कितने यूज हो गए? 7 में से 3 यूज हुए अभी तक, 7 में से 3 ही यूज हुए, बचे 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स।
तो सवाल तो घूम फिर के खुद से यही पूछना है, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हैं, जिसका आंसर सिग्मा प्लस लोन पेयर से आ जाता है। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा आर 3, लोन पेयर आर 2, द आंसर इज 5। शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर 5। 5 को देखते ही क्या बोलना है, 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब sp3d, एक s 3p 1 d, तभी तो 5 बनेंगे, तभी तो 5 ऑर्बिटल आएंगे हाइब्रिड वाले, तभी तो इन पांचों को उसमें रखोगे। और 5 को देख के शेप भी सीधे सीधे आ गई, सॉरी शेप नहीं, आइडियल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज आइडियल ज्योमेट्री। तो आइए जरा इनको प्लेस करते हैं। क्लोरीन को बीच में रखा, टीबीपी बना दी मैंने, देखो 2 लोन पेयर को प्लेस करना है, 3 सिग्मा बॉन्ड को प्लेस करना है। लोन पेयर को कहां पे प्लेस करते हैं, इक्वेटोरियल में या एक्सियल में, सोचो सोचो सोचो, इक्वेटोरियल या एक्सियल। लोन पेयर को कहां प्लेस करते हैं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल में। दैट मींस एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे, यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे दूसरा लोन पेयर। समझ आ रही है बात? तो आपको समझ आएगा ये लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो क्लोरीन थोड़ा सा बेंट हो जाएंगे, फ्लोरीन इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये एरो शेप हुआ, एरो शेप का मॉलिक्यूल हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल तो नहीं होंगे, दिख रहा है, ये एरो शेप है, पोलर मॉलिक्यूल है, और टाइप ऑफ ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड का टाइप क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैप क्या है, आप बोलोगे सिग्मा, सेंटर वाले का sp3d, बाहर वाले का p। आई होप सबको समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। ये भी हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन इज Ab2L3। इसका एग्जाम्पल है XCF2। Ab2L3 जिसका एग्जाम्पल है XCF2। अच्छा, जिनॉन, जिनॉन एक नोबल गैस है, बट स्टिल ये बॉन्ड बना देता है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। ऑलराइट, टॉप टू बॉटम जाते हैं। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का खेल है, चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा ना, ऊपर से नीचे जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम हो गई है तो आराम से आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, तो वही कर रखा है। एनीवेज, तो जिनॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है। यहां पे लिख दो आउट ऑफ नोबल गैसेस जिनॉन हैज प्लेंट, या मेक्स, ऐसे लिख दो, जिनॉन मेक्स plenty of compounds। ठीक है, पॉपुलरली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ काफी सारे कंपाउंड्स बनाता रहता है जिनॉन। आउट ऑफ नोबल गैसेस जिनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है, जनरली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एनीवेज, यहां पे हमें XCF2 की बातें करनी है। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम सब जानते हैं। वैलेंस शेल में जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनॉन ने 2 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बना लिए हैं, कॉर्नर पे हेलोजन, सिंगल बॉन्ड। जिनॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। तो इस कहानी को देख के क्या समझ आ रहा है? हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? द आंसर इज 3 लोन पेयर है और साथ में 2 सिग्मा है। द आंसर इज 5। 5 को देखते ही क्या बोलना है? sp3d, क्योंकि 5 ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल चाहिए तो sp3d। ठीक है, क्योंकि एक s 3p और एक d, 5 ऑर्बिटल मिलके sp3d के 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और इनको अरेंज कैसे करते हैं? आइडियल ज्योमेट्री क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑर्बिटल्स को अरेंज कैसे करेंगे?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आइए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं। सेंटर में ज़ीनॉन रखा, ये बन गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप लोन पेयर को कहां पे प्लेस करते हो, कहां पे प्लेस करते हो? फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं बार बार, अब तो क्लियर होना ही चाहिए, अब तो आना ही चाहिए। लोन पेयर को कहां पे प्लेस करते हो? इक्वेटोरियल पे। तो ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा आपका लोन पेयर, 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे और बाकी के 2 फ्लोरीन एक्सियल पे। तो इसकी शेप कोई पूछे, शेप पूछे तो लीनियर, लीनियर शेप है। अगर कोई म्यू नेट पूछे, अरे वो जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, ऊपर वाले का डाइपोल मोमेंट नीचे वाले के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट। और इक्वेटोरियल प्लेन पे 3 लोन पेयर है, उनका आपस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन में, ये रहा इक्वेटोरियल प्लेन, इनमें 3 लोन पेयर है, इनका आपस में म्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर नीचे का म्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल देखोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, दैट मींस इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसका कोई, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। द शेप इज लीनियर। शेप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लोन पेयर को छुपा के। तो शेप इज लीनियर and it is a non-polar molecule. And answer to my favorite question guys, what is the type of overlap? It is sigma. सेंटर वाले का sp3d2, सॉरी सेंटर वाले का sp3d, बाहर वाले का p. Type of overlap is, what is the type of overlap? It is sigma. sigma bond है, डायरेक्ट ओवरलैप है। तो सिग्मा सेंटर एटम का sp3d, बाहर वाले का p, तो इट इज सिग्मा sp3dp, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी हमारी sp3d2 वगैरह हाइब्रिडाइजेशन बची हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। बाय बाय।